अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप किस टाइमलाइन में रहकर उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। अगर तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फ़िनलैंड के बारे में बात करूँगा कि आप फ़िनलैंड में कैसे एडमिशन्स अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और वो वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आगे आपको एडमिशन्स में अप्लाई करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़िनलैंड में एडमिशन्स की, कि आप फ़िनलैंड में कैसे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, और इस वीडियो को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है बेसिकली। फर्स्ट सेक्शन में मैं बताऊंगा कि आपने किस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए फ़िनलैंड में एडमिशन अप्लाई करना है। और सेकंड सेक्शन में बात करेंगे आपने अपने कोर्स के रेलिवेंट किस फील्ड में और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। थर्ड सेक्शन में मैं बात करूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे फिनलैंड में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। फोर्थ सेक्शन में मैं बताऊंगा कि जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा तो आपने किस वेबसाइट के थ्रू और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फिनलैंड का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और फिफ्थ और फाइनल सेक्शन में हम बात करेंगे कि फिनलैंड में मूव होने के प्रोस एंड कॉन्स क्या है और पाथवे टुवर्ड्स पासपोर्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर फर्स्ट सेक्शन की मैं बात करूं तो फिनलैंड में एडमिशन स्टार्ट होते हैं लेट ऑफ नवंबर या फिर स्टार्ट ऑफ दिसंबर, जो कि जाते हैं नॉर्मली 30 जनवरी तक। तो इसका मतलब है कि आपको 30 जनवरी तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। फिनलैंड में एडमिशन अप्लाई करने के नॉर्मली दो तरीके हैं, एक सेपरेट एप्लीकेशन और एक है जॉइंट एप्लीकेशन। तो जॉइंट एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में 6 डिफरेंट कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं और एक साथ अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। और सेपरेट एप्लीकेशन में तो यही है कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने अलग अलग कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट और जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम में फ़र्क ये है कि आप जब जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो आप 6 यूनिवर्सिटीज़ में एक ही दफ़ा में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जबकि सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ में जब आप मतलब कि सेपरेट एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं हर यूनिवर्सिटी में जाके, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग अपलोड करने पड़ते हैं। और दूसरा थोड़ा-सा डेट का डिफरेंस है इसमें। जो जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम की डेट्स होती हैं वो नॉर्मली 1st ऑफ जनवरी से स्टार्ट होकर 30th ऑफ जनवरी तक होती हैं। जबकि सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ की जो डेट है वो नॉर्मली एंड ऑफ नवंबर या स्टार्ट ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होकर 30 ऑफ जनवरी तक होती हैं। और फिनलैंड में जब आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपके पेपर्स को असेस करने में थोड़ा-सा टाइम लेती है। आपके एडमिशन्स डिसीजन जो है वो मिड ऑफ मार्च या मिड ऑफ अप्रैल तक आपके पास आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरव्यू के लिए एक ईमेल करती हैं। जो ईमेल जो है वो आपको नॉर्मली मिड ऑफ फरवरी तक रिस्पॉन्स आता है उसका। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नॉर्मली इंटरव्यू का नाम सुनकर लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर कहते हैं कि हमसे कोई क्लियर नहीं होगा या फिर इंटरव्यू का मरहला थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू आपका कोई टफ नहीं होता। इंटरव्यू जो नॉर्मली होता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डेप्यूटी टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेता है, जो जूम मीटिंग के जरिए वन ऑन वन होता है। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको स्टडी गैप पर भी एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपका स्टडी गैप कोई 10 साल का भी है तो फिर भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़रूर होते हैं। और ये बात इंटरव्यू लेने वाले के जहन में ज़रूर होती है। और दूसरा ये कि इंटरव्यू लेने वाले को पता होता है कि आप लेस प्रिविलेज कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपका जो स्टडी लेवल है वो फिनलैंड के स्टडी लेवल से मैच नहीं करता। और इस इंटरव्यू में कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपकी प्रीवियस डिग्री के बारे में। जैसे अगर आपने कोई थीसिस किया हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा। कोई भी कुछ भी हार्ड क्वेश्चनिंग नहीं होती है आपकी फील्ड से रिलेटेड। तो नॉर्मली इंटरव्यू लेने वाला आपका कॉन्फिडेंस लेवल असेस कर रहा होता है और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग लेवल्स जो होते हैं वो टेस्ट कर रहा होता है, और ये चेक कर रहा होता है कि आप कितने एंथुजियास्टिक हो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो मेन क्वेश्चन ये होता है उनका कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, और दूसरा ये कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और तीसरा ये कि आपने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। तो इंटरव्यू के दौरान आपने पहले तो बिल्कुल घबराना नहीं है, और फिर इंटरव्यू देते हुए आपने अगले को ये कन्विंस करना है कि ये डिग्री आपको आपकी फ्यूचर स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प करेगी, और आपको उसको ये भी कन्विंस करवाना है कि ये जो आपकी मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री है आपको अपनी कंट्री में कैसे फ़ायदा देगी। और कुछ रैंडम क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए। और नॉर्मली एक क्वेश्चन ये होता है कि फिनलैंड में वेदर कुछ हार्श है, आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो आप इंटरव्यू को ये कहकर कन्विंस कर सकते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ में भी विंटर्स में ऑलमोस्ट फिनलैंड जैसा ही टेम्परेचर होता है, जो जहाँ
जहाँ पर आप काफ़ी विज़िट कर चुके हैं या आपके रिश्तेदार रहते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कह के जैसे आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है हार्श वेदर के लिए। ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली एक लाइटर मोड में ही होता है। और जो आपका इंटरव्यू का दौरानिया है वो तकरीबन मैक्सिमम 30 मिनट्स का होता है और इस दौरान वो इंटरव्यूअर ये ज़रूर पूछता है कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि 1 या 2 क्वेश्चंस आप अपने लिए बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें उससे पूछने के लिए। और सबसे अहम बात, इंटरव्यू देते हुए आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट हो और बिजली हो, क्योंकि अगर ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो आप ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड सेक्शन कि आपने फिनलैंड में एडमिशन अप्लाई कैसे करना है और किस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि आपने एडमिशन्स कैसे अप्लाई करना है और किस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। और यहाँ अगर मैं कुछ फिनलैंड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी ऑफ कोर्स। हेलसिंकी में आपको जो काम है वो कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाता है, पर कंपटीशन भी यहाँ पर काफ़ी हाई होता है, लेकिन जॉब के चांसेस उसी लेवल पर भी हाई होते हैं। और यहाँ जो अप्लाइड साइंसेस के लिए टॉप यूनिवर्सिटी है वो ऑल्टो यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो रिसर्च मेथड्स है स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए वो काफ़ी एडवांस हैं और यहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं मास्टर स्टडीज़ के वो भी काफ़ी एडवांस्ड हैं। फिर तुर्को यूनिवर्सिटी, ताम्परे यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू भी आप देख सकते हैं वैसे। तो चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सबसे पहले तो आपने गूगल को ओपन करना है, ठीक है। फिर आपने टाइप करना है स्टडी info.fi। और एफ आई जो है वो फिनलैंड की के लिए यूज़ होता है। तो पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है और इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपके जो हैं वो फ़िल्टर्स हैं। और अगर आप ये फ़िल्टर्स कुछ देखें, कुछ अगर आप एजुकेशन टाइप को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम इन आर्ट्स यूनिवर्सिटी अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ का आ जाएगा, यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो इसमें अगर मैं यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम्स को चूज़ करूँगा, लेट्स से कुछ बाकी भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे वोकेशनल चूज़ कर सकते हैं, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम आर्ट्स के चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कोई फील्ड आर्ट्स से रिलेटेड है, या फिर कुछ आपकी इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अप्लाइड साइंसेस के आप कर सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। और अगर दूसरे पे हम जाएं तो एप्लीकेशन पीरियड आपने जाना है एप्लीकेशन ऑन गोइंग या फिर एप्लीकेशन स्टार्ट विद इन 7 मंथ। 7 मंथ पे आपने क्लिक नहीं करना, एप्लीकेशन ऑन गोइंग पे आप क्लिक करेंगे जो नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन होनी है। और फिर नेक्स्ट जो आपने चूज़ करना है टाइम पीरियड व्हेन स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट्स। तो यहाँ पर आप स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट्स इन स्प्रिंग करेंगे या फिर ऑटम करेंगे। स्प्रिंग में जो है वो तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वो फिनलैंड में रहने वालों के लिए होता है, लेकिन स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट्स इन ऑटम इस पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आपका इरादा है 2025 में जाने का, अगर 2026 में जाने के तो उसको आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट्स इन स्प्रिंग। हाँ नहीं, 2026 का ऑप्शन ही इन्होंने दिया हुआ, ऑटम का। और नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो टीचिंग टाइम पे आपने क्लिक करना है डे टाइम टीचिंग पे। इवनिंग पे नहीं आप करेंगे क्योंकि इसमें पार्ट टाइम स्टडी आ जाती है। पार्ट टाइम स्टडी में वही स्टडी कर सकते हैं जो लोग वहाँ पे रहते हैं या फिर मतलब कि जॉब कर रहे होते हैं। और वीकेंड टीचिंग भी आप नहीं कर सकते, डे टाइम एंड इवनिंग टीचिंग भी नहीं आप करेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ डे टाइम टीचिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आपने करना है कॉन्टेक्ट टीचिंग कर सकते हैं। डिस्टेंस टीचिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब कि ऑनलाइन टीचिंग है, फिर ब्लेंडेड टीचिंग है। यहाँ पे ऑनलाइन और मिक्स जाके अटेंड करनी होती है। तो यहाँ पर आप इसको अगर कॉन्टेक्ट टीचिंग कर लें या फिर इस फ़िल्टर को रहने दें, इसको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है प्रायर एजुकेशन का फ़िल्टर, इसको आप रहने दें, इसको आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लोकेशन आप सर्च कर सकते हैं। अगर तो आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लेट्स से हेलसिंकी है, फिर ताम्परे यूनिवर्सिटी है जो ताम्परे रीजन है उसका, फिर यहाँ पर और यूनिवर्सिटीज़ के रीजन आ जाते हैं। लेकिन अगर तो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर सारी आपको ऑप्शन देगा, लेकिन अगर आप कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर वही स्पेसिफिक रीजन के आपको यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस मिलेंगी। तो मैं यही कहता हूँ इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन है, वो आपने कर देना है 2 साल का। मास्टर्स आपने 2 साल का ही करना है। और
एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आपने जॉइंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको जॉइंट कर लें या सेपरेट कर लें तो दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक साथ आप मैंने बताया था वीडियो में नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको सेपरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ही इसका मतलब आप अप्लाई करेंगे, यानी कि जो जॉइंट एप्लीकेशन थी उसमें 6 यूनिवर्सिटीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। अब फील्ड ऑफ स्टडी आपने देख लेनी है जो भी आपकी है। अगर तो आपकी अननोन है तो उसको मतलब कि आपको समझ नहीं आ रही क्या फील्ड है तो उसको आप रहने दें। लेकिन जो लेट्स से अप्लाइड साइंसेज हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, इंफॉर्मेशन की फील्ड है, जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर दें, नहीं तो फिर वो सारे ऑप्शंस बगैर फ़िल्टर हुए आ जाएंगे। लेट्स से अगर मेरी फील्ड है, बिजनेस की फील्ड है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसीजर्स पे अगर हम जाएं तो ओपन यूनिवर्सिटी रोट होगा, एग्ज़ाम स्कोर होगा, इसको आप रहने दें, इसको आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस को आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ आपकी जो स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं वैसे तो। स्टडी प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं। फिर स्टडी प्रोग्राम विद इन स्टडी और रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, इसको आप देख सकते हैं। या फिर बैचलर्स एंड मास्टर प्रोग्राम सॉरी विद ट्यूशन फीस फॉर नॉन, इसको आप देखेंगे नॉन ईयू और नॉन ईयू सिटीजन्स के लिए, क्योंकि आप नॉन ईयू सिटीजन या स्कॉलरशिप का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो इसको आप ऐसे ही रहने दें, ताकि वाइड रेंज में आ जाए। और एक ऑप्शन यहाँ पे स्कॉलरशिप का भी आता है, इसको पैसे चले लेट से आप क्लिक कर लें। और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने इंग्लिश ही रखनी है ऑब्वियसली, कोई भी अदर लैंग्वेज को ही चूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारे हो गए हैं फ़िल्टर्स पूरे। तो फ़िल्टर्स में हमने चूज़ किया था एमबीए का, तो अब यहाँ पे लेट से हम इकोनॉमिक्स लिखते हैं कोई भी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम्स आ जाएंगे मास्टर्स के। इकोनॉमिक्स मास्टर स्टडी, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू है ये, उसके ऊपर ऑल्टो यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेस की। फिर नीचे आ जाते हैं, इसी तरह ये प्रोग्राम आपके सर्च के मुताबिक आ जाएंगे। तो फिर लेट से अगर इसमें क्लिक करेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स होंगी, इस प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्वालिफिकेशन टाइटल्स, एजुकेशन टाइप, सारा कुछ आ जाएगा। 120 इसके क्रेडिट आवर्स हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन ये है, और फिर बेसिकली ये सारा इंटरफेस है जो आपके फ़िल्टर्स आप चूज़ करने के बाद आप इस तरह जाके अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर। खैर बेसिकली ये पोर्टल था जिसके ज़रिए आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने एडमिशन्स कहाँ पर जाकर और कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली एडमिशन्स अप्लाई करने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपको किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप 1 टू 1 मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिनलैंड में एडमिशन अप्लाई करने का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर टोटल 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं और तकरीबन सभी इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज ऑफर करती हैं। इसको आप अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी। अच्छा इस वजह से कि यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा वैसे एडमिशन अप्लाई करते हुए, और बुरा इस वजह से कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन मिलेगा वैसे। अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूँ तो आपको जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें यूनिवर्सिटी को आपको कन्विंस करना है वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन या फिर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें आपको ये बताना है यूनिवर्सिटी वालों को कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड है, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, वो आपको फ्यूचर में एक्सेल करने के लिए क्या किस तरह मददगार साबित हो सकता है। और यहाँ आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि दो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लिमिटेड है, लेकिन आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में किसी एक प्रोग्राम में इम्पल्सिव होकर अप्लाई करके नहीं छोड़ देना। रादर आप यूनिवर्सिटीज़ को असेस करें, सिटीज़ को असेस करें, थोड़ा रिसर्च वर्क करें और देखें कि कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कहाँ पर आपके जो है वो प्रोग्राम से रिलेटेड आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करें, असेस करें और फिर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ और मैक्सिमम प्रोग्राम्स में जो है वो आप अप्लाई करें, क्योंकि ये जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है ये टोटली फ्री है। फिनलैंड में अप्लाई करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और अब चलते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, यानी कि फिनलैंड में एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो की टाइमलाइन को फॉलो करते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ली हैं तो उनमें से सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके एचईसी से अटेस्टेड लास्ट डिग्री है, यानी कि बैचलर्स की डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री समेत।
मास्टर्स में एडमिशन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो एचईसी से ज़रूर अटेस्टेड हो। अगर वो अटेस्टेड नहीं है तो फिर आपका जो एडमिशन है वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज़ हैं वो आईबीसीएसई से ज़रूर अटेस्टेड हो, और अगर वो अटेस्टेड नहीं है तो फिर भी आपका एडमिशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वक्त मैं लास्ट वीडियो का जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि उस वीडियो में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन और जो रिक्वायरमेंट्स है उसका पाथवे सारा कुछ मैंने बताया उस वीडियो में। सेकंड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो है आपकी सीवी। सीवी को आपने बिल्कुल भी लेंथी नहीं बनाना। जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आपने पास में किया हुआ है, उसको टू द पॉइंट मेंशन करना है बस। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो प्रीवियस डिग्री है वो मैट्रिक और इंटर की है, तो यकीनन आपके पास सीवी में ज़्यादा कुछ मेंशन करने के लिए होगा नहीं। तो आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के सब्जेक्ट से मुतालिक कुछ वर्किंग मेंशन कर सकते हैं। और अगर तो आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो यकीनन आपके पास अपनी प्रीवियस डिग्री से मुतालिक कुछ थीसिस से मुतालिक काफ़ी कुछ होगा जिससे आप मेंशन कर सकते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन या फिर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लेटर ऑफ मोटिवेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लेटर ऑफ मोटिवेशन के जरिए यूनिवर्सिटी आपको असेस करती है कि जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड को लेकर आप कितने सीरियस हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है उस फील्ड को लेकर, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उस फील्ड को लेकर। तो बेसिकली यही वो डॉक्यूमेंट है जिसे असेस करके यूनिवर्सिटी फैसला करती है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना है या नहीं। बेसिकली आपको इस लेटर पर काफ़ी वर्क करना होता है, और अगर आप कुछ चीज़ें मिस करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है जिसमें आपका एडमिशन फिर नहीं भी हो सकता। लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने के लिए आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर या फिर किसी मेंटोर की भी हेल्प ले सकते हैं। एडमिशन के लिए जो आपको फोर्थ डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आइल्स। आइल्स की रिक्वायरमेंट नॉर्मली 6.5 ओवरऑल और नॉट लेस देन 6 इन एनी ऑफ द मॉड्यूल होती है। लेकिन हेलसिंकी में अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स जो है वो 6.5 नहीं बल्कि 7 बैंड्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आप टोफल, पीटीई या फिर डुओलिंगो के टेस्ट भी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट देकर आप दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप आइल्स या टोफल ही करें, क्योंकि यही वो जो 2 टेस्ट हैं आपकी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में चल जाते हैं। और यहाँ एक अहम बात ये कि जो आपने आइल्स बुक करना है वो एकेडमिक आइल्स बुक करना है, क्योंकि आप स्टडी के लिए जा रहे हैं। अगर तो आपने इमिग्रेशन के लिए जाना है, जैसे कनाडा इमिग्रेशन के लिए, तो फिर आप जनरल कैटेगरी का आइल्स बुक कर सकते हैं। और एकेडमिक आइल्स में भी 2 कैटेगरीज हैं। बेसिकली एक पेपर बेस्ड टेस्ट होता है और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर बेस्ड टेस्ट जो है वो बुक करें, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बुक करते हैं तो नॉर्मली हमारी जो है वो टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम टेस्ट का मेजर चंक जो है वो मिस भी कर सकते हैं। तो अपने रिस्क को मिनिमम रखने के लिए आप पेपर बेस्ड टेस्ट ही बुक करें। फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नॉर्मली आप यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि जैसे ही लोग ग्रेजुएट होते हैं वो यूनिवर्सिटी से 2 या 3 जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो बनवा लेते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से ही आप बनवाएं। मैं लेक्चरर के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका स्टडी गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप जॉब वाली जगह से भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा सकते हैं। वैसे अगर आप जॉब से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाना चाहते हैं तो वो इस सूरत में होता है कि आपकी जो जॉब है वो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड है। अगर आपकी जो जॉब है वो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड नहीं है तो फिर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं वो आपको यूनिवर्सिटी से ही बनवाने पड़ेंगे। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिनिमम जो है वो 2 चाहिए होते हैं और मैक्सिमम आप 3 भी बनवा सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बनवाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के एंड पर आपने प्रोफेसर का ईमेल, फ़ोन नंबर और स्टैम्प ज़रूर करवानी है। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर को ईमेल करके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट के कैरेक्टर और स्टूडेंट की एकेडमिक्स जो है अचीवमेंट्स के बारे में। नॉर्मली वैसे ऐसा होता नहीं है। तो सिक्स्थ और फाइनल डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यही एज्यूम करता हूँ कि आपने अपना पासपोर्ट जो है वो आपको वैलिड होगा, और अगर आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने के करीब है या फिर 2 साल से कम रह गया है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसको रिन्यू करवाएँ, या फिर 10 साल या फिर 5 साल में रिन्यू करवाएँ, ताकि आपको फ्यूचर हैसल से बचा जा सके।
तो इस वीडियो का अगर मैं इस अभी तक का रिव्यू दूँ तो मैंने इस वीडियो में 5 में से 3 जो मैंने सेक्शन थे वो कवर किए हैं। वो ये है कि फ़िनलैंड में एडमिशन की टाइमलाइन क्या है? फ़िनलैंड में एडमिशन अप्लाई कैसे करना है? और फ़िनलैंड में एडमिशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? बेसिकली मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी और बोर नहीं करना चाहता था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4th और 5th सेक्शन कवर करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एडमिशन लेटर आने के बाद आपने अपना वीज़ा कैसे अप्लाई करना है फ़िनलैंड का, और जो 5वां और फाइनल स्टेप होगा वो फ़िनलैंड मूव करने के प्रोज़ एंड कॉन्स होंगे, और कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।